हाँ। चलो देखो, हम लोग साउंड पढ़ेंगे आज। तो तुम लोग हम जब एनर्जी चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का बताए थे। उसी का एक फॉर्म है साउंड। साउंड। क्या है? साउंड। साउंड। मतलब हम लोग एनर्जी का टाइप पढ़ रहे हैं। तो मतलब साउंड भी जोल में मेजर होता होगा। साउंड नहीं, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी जोल में हाँ मेजर होता हाँ बिल्कुल, जहाँ पर भी एनर्जी आ गया वहाँ पर जुल आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि ये साउंड का क्या इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ में, और साउंड क्यों पढ़ना है। साउंड तो एनर्जी का फॉर्म है, दिखा दिए थे सारा कुछ। और इसका एक एग्जांपल भी लिए थे कि जैसे जो माइक्रोफोन जो होता है, या फिर बोल सकते हो कि जो डीजे होता है, बड़ा बड़ा स्पीकर, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है ना, ऐसा। तो साउंड से रिलेटेड जो भी टर्म्स आएंगे उसको भी आइडिया रखना ज़रूरी है, अदरवाइज समझ रहे हो ना। जैसे हमारा अगर बॉडी है तो बॉडी के बारे में स्टडी करने का मतलब क्या हुआ, बॉडी के पार्ट्स के बारे में स्टडी करना। तो साउंड है तो साउंड का भी कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आएगा, उसके बारे में अच्छा से जानना ज़रूरी है। तो साउंड पढ़ना क्यों जरूरी है? अगर एक बार में आंसर दिया जाए तो क्यों ज़रूरी है पढ़ना? क्योंकि बिना साउंड के क्या होगा। एक बात बताओ, हम लोग कुछ मुंह से बोल रहे हैं, कुछ है। साउंड निकल रहा है मेरे मुंह साउंड से। वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता सुनो, हम मेरे से कुछ निकला मेरे मुंह से, ठीक है। तो एक तरह से क्या निकला, अगर मेरे पास में, अगर तुम लोग बहुत पास में रहोगे मेरे मुंह के सामने, कुछ वाइब्रेशन फील करोगे, है। ठीक है। ये चीज़ मतलब वाइब्रेशन तो कहीं हो रहा है, और वो वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है हमारे बॉडी में पता है तुम लोग के, साउंड कहाँ से निकलता है, खास करके जो हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। ये सिंपल सा, कहीं पर मान लो जैसे हम ऐसे एक हैंड दूसरा हैंड पर ऐसे मारे, साउंड निकला ना, मतलब हुआ क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगा, दूसरा फ्रिक्शन हुआ होगा। ये चीज़ मतलब फ्रिक्शन आ रहा है, वाइब्रेशन क्या आ रहा है, फ्रिक्शन थोड़ा आ रहा है वहाँ पे। हर जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसा आएगा। तो एक बात बताओ कि साउंड का सिग्निफिकेंस तो हमको दिख रहा है, बिना साउंड के तो जो ईयर हमारा जो दिया है नेचर, इसका काम ही है सुनना, साउंड को ही सिर्फ पकड़ सकता है। क्या ऐसा होता है क्या कि इस कान में ब्लू लाइट डालो चाहे रेड लाइट डालो, ये कान पकड़ लेता है उसको? नहीं ना। या आँख में मान लो हनी सिंह का गाना सुनाओ, आँख कैसे सुनेगा? नहीं, आँख का काम है देखना। इसको चाहे क्लासिकल डालो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे आँख का काम है अलग। हाँ, तो देख के बता देगा ये क्लासिकल है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आँख जो हमारा जो फ्रिक्वेंसी का जो फील करता है ना, जो एनर्जी को फील कर सकता है आँख, वो कान फील नहीं कर सकता। इसका मतलब जो हमारा ऑर्गन से भी है ना बॉडी में, वो हर फ्रिक्वेंसी का हर फील नहीं कर सकता। पार्टिकुलर ऑर्गन पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को फील कर सकता है। पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बोलने का मतलब सिंपल था एनर्जी का। क्या? एनर्जी का, पार्टिकुलर एनर्जी का फील कर सकता है। जैसे में मान के चलो कि स्किन पे अगर कोई लाइट पड़ रहा है, ठीक है, जैसे ये लाइट आ रहा है, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, वैसा कुछ फील नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सनलाइट जब ज़्यादा देर तक अगर पड़े हमारे इसी हाथ पे, तो फील होता है ना, हीटिंग थोड़ा, हीट फील होता है। इसका मतलब ये है कि एक कोई भी एनर्जी ले लो इस दुनिया में, किसी भी एनर्जी, वो हर एनर्जी का पर्टिकुलर क्या होगा, एक फ्रिक्वेंसी होगा। क्या होगा? फ्रिक्वेंसी होगा। फ्रिक्वेंसी टर्म इसमें भी आएगा, मतलब साउंड में अच्छा से आएगा, इसलिए हम बोले फ्रिक्वेंसी बार बार। फ्रिक्वेंसी एक टर्म आता है एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, एक बोल सकते हो, हम बताएंगे पूरे डिटेल में। अब सुनो थोड़ा कि साउंड के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है ना, कहीं पर कोई साउंड सुनाई दे रहा है, हम बोले तो वाइब्रेशन था ही, हमारे से वाइब्रेशन से हुआ, और एटमॉस्फेयर में भी वाइब्रेशन ही पहुंचा है तुम्हारे तक। तो हम जो बोले ना, जिस फ्रिक्वेंसी में बोले, क्या वही फ्रिक्वेंसी तुमको सुनाई दिया होगा? नहीं। जिस फ्रिक्वेंसी में हम बोले, जरा जिस मुंह से मेरा निकला, जिस फ्रिक्वेंसी से साउंड, क्या उसी एनर्जी तुम्हारे पास गया होगा? नहीं, कुछ बीच में डिसिपेट किया होगा कुछ। सर जो स्पीड है वो स्पीड क्या चीज़ का साउंड का? साउंड बताएंगे पहले। जैसे हम बोले ना, तुमको कितना स्पीड में सुनाई दिया, कितना देरी के बाद सुनाई दिया, मिली सेकेंड्स। वो देखेंगे तो पर्टिकुलर यूनिट डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग लेंथ का करते हैं ना, यूनिट डिफाइन करते हैं ना, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। स्पीड का करते हैं ना हम लोग, जैसे गाड़ी कितने किलोमीटर पर जा रहा है, तो ऐसे साउंड का डिफाइन करेंगे। वो क्या साउंड मीडियम पर डिपेंड करता है क्या? मीडियम पे। मीडियम का मतलब क्या हुआ, हमारे तुम्हारे बीच में कोई मीडियम है अभी यहाँ पे? हाँ, कौन सा मीडियम है? ये एयर है ना। अगर यहाँ से एयर निकाल, जो बोलेंगे वो सुनाई देगा तुमको? नहीं हम्म? नहीं ये हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि हमारे बीच में क्या है, मीडियम है।
साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ट्रैवल भी वाइब्रेशन के थ्रू ही करेगा। तो वाइब्रेशन कहाँ होगा? जहाँ पर मीडियम होगा। अब बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अगर इस कमरे में अगर वैक्यूम कर दिया जाए ना, पूरा गैस निकाल दिया जाए, तो बस मेरा हाँ, बस मुंह चलते हुए दिखेगा। आवाज़ लगेगा कि वो कुछ बोलना चाह रहा है भक्त, लेकिन पहुंच नहीं रहा है मेरे पास, ऐसा फील होगा। शायद उस टाइम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। अरे नहीं, वो चीज़ अलग। हाँ, वो तो जिन वैक्यूम हो इंसान सकता है कैसे कि जिंदा रह सकता हाँ ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं, ये भी तो हो सकता है। ऑक्सीजन लगा के बैठे है? हैं, ऑक्सीजन लगा के बैठेंगे तब तो आवाज निकल जाए। वो तो तुम्हारे तक बस रहेगा। हाँ। आवाज़ निकलना ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं है, चाहे एयर से हम जो बोल रहे हैं उसमें क्या एयर की ज़रूरत है क्या? हाँ। अच्छा बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं उसमें ज़रूरत नहीं है। बोल रहे हैं उस जो वर्ड निकला ना, जो साउंड निकला, उस साउंड को तुम्हारे कान तक पहुंचने के लिए बीच में चाहिए एयर, तो कुछ मीडियम चाहिए। हम यहाँ पर एयर बोल रहे हैं, कुछ मीडियम चाहिए। एयर ही तो मीडियम मिलता है, कॉमन मीडियम। तो ये सब तो हाँ, ये तो बोल सकते हो कि जितना भी हमारा जो कान है, वो जो साउंड को एक्चुअल में जो हम सुनते हैं, जो भी ट्रैवल कर रहा है साउंड, वो एयर के थ्रू ही आ रहा है मैक्सिमम। अब वाटर के थ्रू करें तो ठीक है उससे भी होगा। वही। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारा ऐसा डिवाइस है जो इसी प्रॉपर्टीज़ पे काम करता है। जैसे मान के चलो कि हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे पनडुब्बी के नाम सुने हो, सबमरीन। तो सबमरीन में एक सिस्टम लगा होता है, सोनार। क्या लगा होता है? सोनार। तो सोनार को सबमरीन को कैसे रेडार। पता चलता है? रेडार। नहीं, बताते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सोनार बोलते हैं उसको। तो उस डिवाइस को कैसे पता चलता है कि कोई हमारे पनडुब्बी को या कोई जहाज पे कोई मिसाइल मार हम दिया? जानते हैं सर, हम्म, मतलब वो लोग ये साउंड वाइब्रेटिव रेज भी होता है हाँ। अंदर पानी के अंदर, हाँ वो मतलब जाते जाता है जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है ना, हाँ। वहाँ से लोगों को टेरेन दिख जाता है। हाँ, तो वहाँ पर भी रिफ्लेक्शन का मारा है ना। जैसे मान लो कोई टॉर्पेडो मारा होगा जहाज पे, तो अगर तो क्या होता है कि सोनार ऐसा सिस्टम है कि बहुत सारा सिग्नल छोड़ रहा है पानी में, साउंड वाला सिग्नल, साउंड का सिग्नल। वो सिग्नल गया, वो टॉर्पेडो या मिसाइल से टकराया, तो वापस आ गया। तो वो वापस जो आया ना रिफ्लेक्शन, जैसे हम लोग आँख क्या रिफ्लेक्शन तो देखता है, वो भी रिफ्लेक्शन ही देखता है। पता चल गया कि यहाँ पर है, इतना डिस्टेंस पर है, इतना स्पीड से आ रहा है हमारी तरफ, ये किधर जा रहा है। तो ऐसे पूरे सिस्टम काम कर रहा है। इसका मतलब जो साउंड का जो वो होगा, स्पीड होगा ट्रैवल करने का, ठीक है, किस में? वाटर में और गैस में। सिंपल बोले तो एयर में, या बोलो तो सॉलिड में। सॉलिड बोले तो कुछ भी, जैसे मान लो स्टील ले लो, आयरन ले लो, उसमें भी तो साउंड ट्रैवल करेगा ना। चेक करना है तो देखो, स्टील लगा लो साइड में, अब मारो साइड से। जैसे थाली हो गया, थाली एक साइड लगा लो, दूसरा में ऐसे लगाओ, बहुत ज़्यादा टच टच आवाज़ मारो। काफ़ी तेज़ रहता है ना थाली वाला। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सॉलिड में साउंड का जो स्पीड है वो ज़्यादा रहता है काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि मॉलिक्यूल का ज़्यादा वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड क्योंकि ज़्यादा होता है। जो सॉलिड का जो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, या ऐसा बोल सकते हैं एटम है, जो कॉम्पैक्टनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो वाइब्रेशन काफ़ी स्पीड से होता है, ट्रैवल काफ़ी स्पीड से होता है, ठीक है, उसमें साउंड। तो हम बात करेंगे कि इसका साउंड के बेसिस पे बहुत सारा से टेक्नोलॉजी भी है। कभी कभी नहीं सुनते हैं, कुछ बोल दिए तो रिंगटोन बजने लगा, या फिर कुछ ऐसा डिवाइस लगा है कि साउंड कैप्चर करके तुम्हारा लॉक खुल रहा है। एलेक्सा। हाँ, ऐसा बहुत कुछ है। जैसे हम हाँ चैट जीपीटी में बोलते हैं ना, कुछ बोल रहे हैं वो टाइप कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो कैसा इंपॉर्टेंस है इस एनर्जी का? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो इससे रिलेटेड जितना भी टेक्नोलॉजी होगा सारा कुछ हमको देखना पड़ेगा, थोड़ा अंदर जाकर। बोलते हैं हाँ, तो उसमें तो कान नहीं ना है, वो जो ऑब्जेक्ट है, मतलब लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इसमें तो कान नहीं ना है। ये लोग कैसे समझ जाते हैं कि हम वो वर्ड बोल रहे हैं? बिल्कुल, यही तो टेक्नोलॉजी है। इसी को तो बोलते हैं कि ऐसा क्या उसमें किया होगा तो जो हम बोल रहे हैं वो टाइप हो जा रहा है। यही तो समझना है तुमको। हायर क्लास में जाओगे धीरे धीरे, यही चीज़ तुमको नया कुछ और बनाना है लाइफ में, और किस लायक निकालना है। फिलहाल तो गांजे फूकने के लिए करना है, लेकिन इसमें भी नहीं फूकोगे। इसलिए तो कोडिंग सीखना जरूरी है। अरे वो आज तुमको जरूरत नहीं है, वो सब धीरे धीरे करवा कोडिंग समझना जरूरी है। चल, टॉपिक भटक रहे हैं थोड़ा। आपको तो सुनो, तो अब साउंड में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि साउंड तो बेसिक आइडिया ले लिया, ठीक है, कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का नीड है, मीडियम का नीड है। अब बिना साउंड के तो हमारा काम भी अधूरा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो मान लो जो बहरा होगा उसका देखना कैसा उसका। तो जनरली ऐसा होता है कि जो कान से बहरा होगा ना, और किसी और चीज़ उसका कोई और फंक्शन भी, मतलब बॉडी का कोई और पार्ट भी थोड़ा कम काम कर रहा होगा। ये कोई अंधा होगा ना तो उसका शायद कुछ बहरा भी होगा वो साथ साथ में, ऐसा होता है।
अब पता नहीं कैसा क्यों बता, ज़्यादा बायोलॉजी में हमको पता नहीं। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कितना कितना टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं साउंड से रिलेटेड। तो साउंड एनर्जी का फॉर्म है और उसका कुछ हम लोग डिफाइन करेंगे कुछ कुछ टर्म्स। जैसे पहला टर्म तो यही है, एक बात बताओ, एक होता है वाइब्रेशन, क्या होता है एक वाइब्रेशन, और एक होता है ऑसिलेशन, क्या होता है ऑसिलेशन। अब यहाँ पर ऑसिलेशन वाला चीज़ तो पढ़ना नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन दोनों का हाँ? पिछले क्लास में हाँ, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, अदरवाइज पता चलेगा वाइब्रेशन ऑसिलेशन एक ही चीज़ को बोल रहे हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में, वाइब्रेशन ऑसिलेशन में? वाइब्रेशन बोलो चाहे ऑसिलेशन बोलो, दोनों का डेफिनेशन लगभग तुमको सेम दिखेगा। कि जैसे एक पेंडुलम होता है, एक पॉइंट फिक्स है, ये पेंडुलम अगर अपना फिक्स पॉइंट से अगर बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, आगे और पीछे मोशन कर रहा है एक फिक्स पॉइंट से, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर रहा है इस तरीके से बैक एंड फोर्थ, तो क्या यहाँ पर टर्म बोलते थे ऑसिलेशन, क्या बोलते थे ऑसिलेशन, ऑसिलेशन बोलते थे। वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन भी सेम चीज़ है, डिफरेंस कहाँ पर है? ऑसिलेशन होता है रेगुलर वेव्स और ये वाइब्रेशन होता है इरेगुलर वेव्स। ऐसा नहीं बोल सकते कि रेगुलर होगा इरेगुलर होगा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि वाइब्रेशन जो होता है ना काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, और ऑसिलेशन लो फ्रीक्वेंसी के लिए, ऑसिलेशन लो फ्रीक्वेंसी के लिए। मतलब ऐसा समझो कि अगर कहीं पर ऐसा ऐसा दिख रहा है, वेव्स ऐसा है मान के चलो, और एक है सेम चीज़ ऐसा है, ऐसा, तो अगर इसका क्रिस्ट ले लो, इसका क्रिस्ट ले लो, तो इसका डिस्टेंस देखो, बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसका बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्रिस्ट से क्रिस्ट डिस्टेंस को वेवलेंथ क्या बोलते थे। ये सब हम अच्छा से बताएंगे, अभी बस जस्ट दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ देखो, इसको भी वही बोलेंगे। किस में कम दिख रहा है वेवलेंथ, इसमें ना, तो वेवलेंथ इसमें कम होगा तो फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा होगा। तो इस दोनों कंपेयर करेंगे ना तो ये बोल सकते हैं कि वाइब्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है ये? इसका सिंपल सा एग्जांपल समझो कि जैसे छत पर रड निकला नहीं रहता है, जब ढलाई करते हैं और रड निकला रहता है तो उसको हम लोग ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो ऐसे ऐसे करने लगता है ना पूरा, एक पॉइंट फिक्स है तो उसका स्पीड काफ़ी हाई होता है ना, हाई फ्रिक्वेंसी उसका है, बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है। और सिंपल सा है कि ट्यूनिंग फॉर्क देखे हो, हाँ उसको मारते हैं टन, या और नहीं तो छोड़ो, जब खाना कुछ परोसते टाइम या कुछ खाना पीना बनाते हैं तो प्लेट गिर जाता है नीचे तो कैसा आवाज़ आता है, कुछ देर तक वाइब्रेट करता है ना, तो काफ़ी स्पीड में कर रहा है ना, वो फ्रिक्वेंसी उसका काफ़ी हाई रहता है, वो वाइब्रेशन है। शुरू हम धीरे धीरे करते हैं, फिर धीरे हाँ, उसको बोलेंगे वाइब्रेशन, वहाँ पर ऑसिलेशन नहीं बोलेंगे, ऑसिलेशन शुरू में होता है। ठीक है। हाँ, तो ऑसिलेशन थोड़ा, दोनों का डिफरेंस सेम है, डिफरेंस थोड़ा समझ में आ रहा है, फील हो रहा है, तो वो चीज़ है। बाकी वेव में चाहे साउंड भी एक तरह से एक वेव है, एक एनर्जी है, उसका हम देखेंगे क्या क्या टर्म होता है। तो ऐसा दिमाग में मत रट के बैठना कि बस ऐसा ही होता है, हम ऐसा भी ले सकते थे, ठीक है, ऐसा या फिर ऐसा रेक्टेंगल शेप का, स्क्वायर टाइप का वेव साउंड ऐसा एनर्जी। भी वेवलेंथ को मतलब कोई अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया ना, कैसे ना डिफाइन कर पाया है, कैसे होता है या फिर ऐसे, हाँ बोलो, ऐसे होता सर है ये खाली रिफ्लेक्शन में ना हो सकता है। बता रहे हैं देखो। तो ये सब जो चीज़ है वो लिख रहे हैं हम एनर्जी का, एक जैसे साउंड है ना, साउंड क्या बोले, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी जब ट्रैवल करता है ना मीडियम के थ्रू, तो ये खास पैटर्न में ट्रैवल करता है, खास पैटर्न में, और वो पैटर्न है वाइब्रेशन। क्या है वाइब्रेशन? वाइब्रेशन क्या बोले, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, मतलब ऐसा, जैसे मान लो कि यहाँ से कोई गाली दिया, यहाँ से क्या दिया, गाली। मुंह से गाली निकला यहाँ से, अरे हाँ, तो मान लो कोई यहाँ से प्रवचन दिया और ये कुछ साउंड निकाला, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर मीडियम है, क्या यहाँ पे मीडियम है, और मीडियम का मतलब एयर होगा, एयर का मॉलिक्यूल होगा, एयर मॉलिक्यूल होगा। तो पहला क्या होगा कि हो सकता है जस्ट यहाँ से जब साउंड निकला होगा तो जोर से धक्का दिया होगा यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल का, तो मान के चलो उसका हम ऐसे ले रहे हैं, बहुत बहुत जोर से, बहुत नज़दीक नज़दीक में। तू भी साउंड कर रहा है,
फूकेंगे हाँ, तो भी साउंड करेगा। अगर आवाज़ निकाल रहा तो है, सिर्फ और सिर्फ गैस निकाल रहा तो नहीं है ना। जैसे ठीक है, साउंड है। सुनो ध्यान से, यहाँ पर जोर से धक्का लगा होगा, हाँ, उसके बाद थोड़ा देर बाद क्या होगा, ये पार्टिकल जो होगा यहाँ पर उस बगल वाला को धक्का दिया होगा, तो ये थोड़ा रिलैक्स होगा। हाँ तो मान के चलो कि फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो गया, हाँ और फिर ये धक्का देना शुरू किया, फिर रिलैक्स हो गया, फिर थोड़ा धक्का दिया। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल होगा, तो मान लो जब फर्स्ट टाइम साउंड एनर्जी निकला यहाँ से, तो पहला धक्का इसको लगा, हाँ ये थोड़ा क्या हुआ, बैक फोर्थ मोशन किया होगा, आगे पीछे क्या किया होगा, आगे पीछे, और ये मोशन जब यहाँ पर इसका वाइब्रेशन पहुँचा होगा तो ये फिर कर रहा होगा ऐसे। तो जब ऐसे वैसे करेगा, देखो जब ये चीज़ यहाँ पर आएगा, ऐसे पार्टिकल यहाँ पर आएगा, तो तुमको यहाँ पर क्या दिखेगा, कंडेंस दिखेगा पूरा कि मॉलिक्यूल काफ़ी पास में आ गया है, ऐसा। मतलब ये हुआ कि जो साउंड एनर्जी है वो कभी कंप्रेशन कभी एक्सपेंशन, कभी कंप्रेशन कभी एक्सपेंशन, इस तरीके से क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोपागेट कर रहा है, साउंड एनर्जी प्रोपागेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ तो इस तरीके से, तो यहाँ पर दो चीज़ टर्म यूज होगा, एक होगा रेयर फ्रैक्शन, एक होगा एक होगा रिफ्रैक्शन, एक होगा एक्सपेंशन। रेयर फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, वही एक्सपेंशन को ही रेयर फ्रैक्शन नाम यहाँ पर है, अलग एक नया टर्म डिफाइन करते हैं। ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये रेयर फ्रैक्शन ये जहाँ term पे को? बढ़ जाता है और रिफ्रैक्शन जहाँ पे घट जाता डिप्रेशन। नहीं नहीं, है। रिफ्रैक्शन अरे कंप्रेस हो रहा है ना, हाँ एक फिर कंप्रेशन से रिलेटेड कुछ टर्म होगा, ये तो कंप्रेशन ही होगा। चलो ठीक है, हम देखेंगे थोड़ा, या फिर देख ही लेते हैं, क्या देखेंगे क्या। तो यहाँ जहाँ पर कंप्रेस किया होगा वहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, कंप्रेसर। तो ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे। तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ टर्म आएगा, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, यहाँ से साउंड निकला होगा, क्या निकला होगा, साउंड। साउंड। तो ये वाइब्रेट किया होगा ऐसे, इसका पोजीशन क्या है, फिक्स पोजीशन, नहीं फिक्स है। जब ये वाइब्रेट किया तो आगे पीछे ही किया ना, हाँ। ये भी आगे पीछे ही करेगा। साउंड का जो एनर्जी है उसका जो प्रोपागेशन का जो डायरेक्शन है वो यही है, और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है, ये बोलो तो डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलो, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेस हो रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और एनर्जी के प्रोपागेशन का डायरेक्शन सेम है, क्या है, सेम है। मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन को समझ में आता है ना, हाँ। प्रोपगेशन ऑफ साउंड एनर्जी। ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा, क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लो, ऐसा। इसका डायरेक्शन बताओ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और एनर्जी जो है उसका प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम आ रहा है ना, तो बोलेंगे सेम, क्या है, सेम डायरेक्शन में दोनों हो रहा है। साउंड इस टाइप का एनर्जी है या ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका प्रोपगेशन जो है उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूव कर रहा है, ठीक है, या डिस्प्लेस कर रहा है। तो साउंड वेक्टर है। अरे नहीं, एनर्जी है साउंड ना, एनर्जी कोई वेक्टर होता है, नहीं, स्केलर। स्केलर होता है ये चीज़। तो आप हम लोग देखेंगे कि साउंड का कुछ कुछ टर्म्स होता है, वाइब्रेशन ऑसिलेशन समझ में आ गया, क्या बताएं। देखो चलो हम एक जनरल जो हर बुक में लिखा रहता है, हर बुक में वो डायग्राम देखा होगा, ये चीज़, ये वाला चीज़ ऐसे ऐसे कुछ वेवी नेचर का रहता है, ठीक है, तुम लोग देखा होगा ये चीज़। तो चलो हम इसी को लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कैसा ही हो हर जगह, बस ले लेते हैं। इसमें हम नया नया टर्म डिफाइन करेंगे। पहला डिफाइन करेंगे ये मान लो साउंड का एक फॉर्म, साउंड का एक फॉर्म, मान लो साउंड का एनर्जी का ही फॉर्म है ऐसा। अच्छा एक और बताना भूल गए, जिसमें एनर्जी का प्रोपगेशन और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होता है
तो इस एनर्जी फॉर्म का या इस वेव का एक अलग नाम होता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। शायद होगा नहीं इसमें, नहीं लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, लॉन्गिट्यूडनल इन नीचे नेचर बोल सकते हैं। कभी कभी लाइट जो होता है ना, इसका उल्टा होता है। लाइट ऐसा होता है कि लाइट का एनर्जी अगर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा, ऐसा बोल सकते हो कि बताएंगे क्या होता है, वो वाई डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है? वाई डायरेक्शन में होता है। कुछ एनर्जी ऐसा होगा फॉर्म जिसका में पार्टिकल का डायरेक्शन और एनर्जी का डायरेक्शन प्रोपगेशन का दोनों 90 डिग्री को होगा। वहाँ पर ट्रांसवर्स नेचर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ट्रांसवर्स नेचर। और जहाँ पर दोनों अलाइन हो, एक ही डायरेक्शन में हो, वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल नेचर यूज करेंगे। तो देखो, हम पहले इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं। क्या है इसमें डिफाइन करते हैं? वेवलेंथ जैसे एक ऐसा वेव नेचर है ऐसा, तो वेव का एक क्रिस्ट पार्ट होता है और ये वाला पार्ट, ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं? थ्रू क्या बोलते हैं? थ्रो, ट्रफ, ट्रफ बोलते हैं। और इसको क्रिस्ट बोलते हैं ना, क्रिस्ट बोलते हैं। तो या तो दो कंटिन्यूअस क्रिस्ट ले लो, इसके बाद ये इसका बीच का डिस्टेंस ले लो, या तो दो कंटिन्यूअस ट्रफ का ले लो। वेवलेंथ दोनों का सेम होगा। हाँ, तो जो वेवलेंथ ये होगा उस वेवलेंथ, या तो इसका मेजर करो या तो इसको मेजर करो। हम लोग वेवलेंथ टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं? वेवलेंथ क्योंकि साउंड का जो फॉर्म है ना, वो वेव के जैसा है। कैसा है? वेव की जैसे। जैसे बोल सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो वेव के जैसा शेप बना दिया ऐसा, जिसमें कुछ टर्म्स आएगा वो डिफाइन कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं? वेव लेंथ। क्या बोल रहे हैं? वेव लेंथ, मतलब वेव का लेंथ, वेव का लेंथ। उसी तरीके से अगर दो ट्रफ के बीच में लेना है तो वो बोल दो, कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम चीज़ है। अब आते हैं अपने एम्पलीट्यूड पे। किस पे? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड डिफाइन होता है ये जो वेव है, जैसे मान लेते हैं ये जीरो पोजीशन है, ये जीरो से शुरू हुआ है वेव, ये रेफरेंस लाइन है। क्या ये रेफरेंस लाइन? जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है पार्टिकल का, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर डायरेक्शन में ऐसा, वाई डायरेक्शन, इधर एक्स डायरेक्शन नहीं है, मान लो ऐसा ले लिया। तो एम्पलीट्यूड जो होता है इस वेव का, ये साउंड वेव का जो हाईएस्ट जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ऐसा बोल सकते हो। या क्रिस्ट का हाइट कितना है, या क्रिस्ट हाइट कितना है, ये ट्रफ का हाइट कितना है, दोनों में से कोई ले लो। ये मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम की बात करें, हाइट तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन क्रिस्ट इसको बोलते हैं ना। इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वही एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव होगा। क्या होगा? हाँ, ऐसा, ठीक। तो वेवलेंथ डिफाइन कर दिए, एम्पलीट्यूड डिफाइन कर दिए। अब डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या डिफाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, हाँ बताओ। डीजे होता है, डीजे के पास जैसे हम लोग जाते हैं, एकदम हिलने लगता है ना, हाँ, तो उसमें हाई फ्रिक्वेंसी होता है कि लो फ्रिक्वेंसी? तुम डिसाइड करो, तुम खुद ऑब्जर्व करो ना कैसा होगा। ये सब तो तुम खुद भी ऑब्जर्व किया होगा ना, क्या होना चाहिए पहले बताने दो थोड़ा, और तो शायद फील हो जाए। वेवलेंथ समझ में आ गया, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। अब एक और टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऐसे जनरल टर्म में बोला जाए ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ऐसा समझो कि कोई वेव है, ऐसा कोई वेव है, और मान लो यहाँ पर क्लॉक लगा दी है, क्लॉक 1 सेकेंड। तो जैसे ही 1 सेकेंड का हम लोग बटन दबाए, उसमें देखें नंबर ऑफ वेव्स कितना पास किया, नंबर ऑफ वेव्स कितना पास किया। तो जितना बार पास करेगा 1 सेकेंड में, उसको क्या नाम देंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देंगे? फ्रीक्वेंसी। एक कंप्लीट वेव की बात कर रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं? कंप्लीट वेव। कंप्लीट वेव का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो, जैसे देखो, फॉर्मूला का होगा सर फ्रीक्वेंसी का? अरे सब आएगा भाई, पहले ये टर्म तो आने दो। तुमको बताने से तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जब पूरा पढ़ा लेंगे तो। ये देखो, हम इसको एक वेव क्यों बोल रहे हैं? जिसमें एक क्रिस्ट आ जाए और एक ट्रफ आ जाए, ये कंप्लीट वेव हो। इसको इधर का घुमा दिए तो पूरा कंप्लीट। सुनो कैसा, तो अगर ये वेव है, ये पॉजिटिव वाला टर्म आएगा, पॉजिटिव वाला ऊपर वाला,
ऊपर, और ये नेगेटिव वाला पार्ट। इसको अगर सर्कल के फॉर्म में अगर समझना हो, ऐसा समझो कि यहाँ से शुरू किए, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। तो एक कंप्लीट तुमको सर्कल ऐसे एनालॉजी ले सकते हो, फिर मिलेगा। तो ये कंप्लीट वेव हुआ। तो ये कंप्लीट वेव 1 सेकंड में कितना पास करेगा एक पॉइंट से, मान लेते हैं पॉइंट है ये, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का और भी मीनिंग क्या होता है? रिपीटिशन। क्या होता है? रिपीटेशन। हाँ, ये कितना बार रिपीट किया है वेव एक फिक्स पॉइंट के अबाउट 1 सेकंड में, कितना? एक फिक्स पॉइंट के अबाउट 1 सेकंड में कितना बार रिपीट किया, तो कितना पास किया, ऐसा भी बता सकते हो। ये फ्रीक्वेंसी है। कंप्लीट वेव समझ में आया? अगर कहीं पर मान लो सिर्फ ये वाला पार्ट है, इसका मतलब ये वेव का हाफ पार्ट है, वेव का हाफ पार्ट है, और ये हाफ पार्ट इधर होगा, हाफ पार्ट इधर होगा। ठीक। अगर इसमें वेवलेंथ डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे वेवलेंथ डिफाइन? इसमें वेवलेंथ डिफाइन करना होगा। वेवलेंथ ही नहीं होगा इसका। अरे यार, कैसे नहीं होगा? हाँ, हम जब बता रहे हैं इसमें कि क्रिस्ट से क्रिस्ट लेना है, इसमें ट्रफ से ट्रफ लेना है। अगर मान लो एक कंप्लीट वेव है, तो कंप्लीट वेव का एक वेवलेंथ होगा ना। हाँ? तो यहाँ ले लो ना, जहाँ से शुरू हुआ जहाँ से ख़त्म हुआ, यही तो होगा। कंप्लीट वेव वो सेम ही चीज़ तो आएगा। या तो यहाँ से ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट वेव। हो गया। हाँ, वही तो वेवलेंथ होगा। या तो ट्रफ से ट्रफ ले लो, ट्रफ से ट्रफ ले लो, या तो क्रिस्ट से क्रिस्ट ले लो, या तो जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ से कंप्लीट वेव एक मिल रहा है उसका वेवलेंथ। सेम चीज़। ये सर्कल के फॉर्म में देखना है तो निकाल लो सरकमफ्रेंस, वही वेवलेंथ आएगा। क्या आएगा? वेवलेंथ आएगा। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना, सरकमफ्रेंस पूछेंगे मतलब वेवलेंथ होगा वो, थोड़ा ध्यान से ये चीज़। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितना, जितना बार पास करे। जैसे मान लो एक कंप्लीट वेव इस पॉइंट से 1 सेकेंड में 10 बार पास किया, कितना? 10। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 10। अब यूनिट डिफाइन करेंगे। जैसे हम बोले वेव लेंथ, इसमें लेंथ वाला टर्म याद आ रहा है? लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का मीटर। मीटर। तो जनरली क्या होगा? मीटर होगा, या तो सेंटीमीटर में होगा, या तो किलोमीटर में होगा। अब जितना भी लेंथ का जानता है सब लगा देना। और ध्यान रखें कि दिया किस में है। इन जनरल मीटर में रहेगा। किस में रहेगा? मीटर में। लेकिन हम किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी वाला थोड़ा फंसता है। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, देखते हैं क्या होता है यूनिट, कैसे आता है। तो हम बोले कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स कितना पास किया 1 सेकंड में ना, तो 1 सेकंड बोल रहे हैं ना, पर सेकंड की बात कर रहे हैं ना हम, पर सेकंड। तो टाइम क्या आएगा? नीचे। टाइम कहाँ आएगा? नीचे। यही आएगा ना। ऊपर आएगा नंबर ऑफ वेव्स। क्या आएगा? नंबर ऑफ वेव्स। ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या डिफाइन कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमको एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना हो तो ऊपर कितना रखेंगे? वह कितना रखेंगे? 1। और टाइम भी कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड। कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड। तो ये जो आएगा वो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। तो जो डिफाइन करते हैं ना फ्रीक्वेंसी का, वो ऐसे डिफाइन करते हैं 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड। ये तो देखो नीचे सेकंड आया ना, तो ऊपर जाएगा तो सेकंड का इन्वर्स क्या आएगा? पर सेकंड। हाँ, पर सेकंड। क्या आएगा? पर सेकंड। ये और इस पर सेकंड को हम अलग से नाम देते हैं ऐसा यूनिट में, हर्ट्ज। क्या नाम देते हैं? हर्ट्ज। जिसको शॉर्टकट में सिंबल लिखते हैं कैपिटल H स्मॉल कैपिटल H स्मॉल। कौन सा साइंटिस्ट के पीछे नाम है? हाँ, हर्ट साइंटिस्ट का ही नाम था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो बहुत बेहतरीन काम किया है। सब साइंटिस्ट के नाम पर है। तो क्या डिफाइन किया? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो 1 बाई एफ, 1 बाई मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हुआ? हर्ट्ज। क्या हुआ? हर्ट्ज। और हर्ट्ज का मतलब क्या समझना है? पर सेकंड। क्या समझना है? पर सेकंड। इसके लिए तो अगर मान लो ऐसे करना 1 बाई और ये पर सेकंड ऐसे कर लो, सेकंड के पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? सेकंड। क्या आएगा? टाइम पीरियड आना चाहिए ना, सेकंड। टाइम का सेकंड भी आना चाहिए। ऐसे फ्रीक्वेंसी का डिफाइन करते हैं। टाइम वहाँ पे हर टाइम वही रहेगा, सेकंड नहीं, मतलब मान के चलो ये मिनट कर दिए। क्या कर दिए? मतलब 1 ही सेकंड रहेगा। कहाँ? अरे ये एक हर्ट्ज डिफाइन करने के लिए
कितना डिफाइन करने के लिए? 1 हर्ट्ज। कितना डिफाइन करने के लिए? 1 हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज डिफाइन तब होगा ना जब 1 सेकेंड में एक वेव पास करे किसी पॉइंट से, तब बोलेंगे 1 हर्ट्ज। जैसे हम लोग 1 मीटर पर सेकेंड कब डिफाइन करते थे कि 1 सेकेंड में 1 मीटर कोई ट्रेवल करेगा, तो बोलते थे कि 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है उसका। सर अगर हाँ। तो सर ये कांस्टेंट रहेगा क्या? कौन? टाइम? बिल्कुल नहीं। नहीं। वो दिया रहेगा क्वेश्चन में कितना टाइम में कैसे कैसे हुआ है, टाइम गिवन रहेगा। और आवर में दिया तो उसको सेकंड हाँ, में वो चेंज करना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि हर्ट्ज जो होता है वो पर सेकेंड का हर्ट्ज बोलता है, ऐसा मत बताना कि पर मिनट है कहीं पे, हाँ, ऐसा अब इसको हर्ट्ज बोल रहे हैं, लिख दिए, गलत हो गया ये। सिर्फ किसके लिए? पर सेकेंड के लिए। तो अगर हर्ट्ज में अगर लिखना होगा फ्रीक्वेंसी को, तो सबसे पहले जो टाइम किस में भी गिवन रहे, वो आवर में रहे चाहे मिनट में रहे, उसमें किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में। फिर से फिजिक्स में बिना यूनिट के ध्यान दिए क्वेश्चन सॉल्व मत करना, तो फंसोगे। यूनिट रखना पड़ेगा। फट, इसमें रटने की जरूरत है? हर्ट्ज हर जगह आता है, तुम्हारा रटने दिमाग आ जाता है। हर्ट्ज तो पर सेकंड याद रखो ना, हर्ट्ज याद नहीं हो रहा है तो हो जाएगा तुमको प्रैक्टिस करते करते। पर सेकेंड लिख लेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मान को यही लिख के छोड़ दिया तो नंबर कटेगा नहीं। तो ऐसा ही सेकेंड होगा कि हर्ट्ज होगा? हाँ, ऐसा ही पर ऐसा ही है ये, ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं है। हम बोल रहे हैं कि अगर आवर रहेगा ना पर मिनट, टाइम गिवन, टाइम पीरियड, तो इसको हर्ट्ज मत बोल देना, इसको हर्ट्ज मत बोल देना। ये पर सेकेंड को ही सिर्फ हर्ट्ज बोलते हैं। मान के चलिए हम हर्ट्ज को नहीं बोलना है तो हम आवर में लिख सकते हैं। नहीं से, हाँ फिर लिख सकते हो तुम कि इतना टाइम पीरियड, इतना टाइम लगा है सारा। वो गिवन फ्रीक्वेंसी किस में रहेगा इस पर डिपेंड करता है ना। फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर हर्ट्ज में गिवन रहेगा, मतलब सेकेंड में, तो टाइम भी तो सेकेंड में ही आएगा। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी ऐसे। का यूनिट का चीज़ आया तो पर सेकेंड, ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो है ये। है, मतलब ये ऊपर वाला इसको मतलब क्या बोलते ये तो नंबर ऑफ वेव है ना। हाँ, नंबर काउंट। ऑफ वेव। तो नंबर 1 2 3 काउंटिंग, काउंटिंग का यूनिट थोड़ी होता है। हाँ, बताओ नेचुरल नंबर का यूनिट क्या होगा? नेचुरल नंबर का यूनिट कुछ नहीं। कुछ नहीं, वो तो काउंटिंग नंबर है ना, वो नंबर का यूनिट थोड़ी होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट। फ्रीक्वेंसी का तो दिखा ना, टाइम पीरियड, Hertz है। टाइम पीरियड का इनवर्स। हर्ट्ज तो अगर इसका हर्ट्ज का मतलब क्या समझा? पर सेकेंड। पर सेकंड। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल जाएगा। हम आते हैं वेवलेंथ पे। तो वेवलेंथ जो है इसको लैम्बडा से जोड़ करते, क्या है? लैम्बडा। क्या है? लैम्बडा, लेकिन हम बोलेंगे लैम्बडा। लैम्बडा क्या बोलेंगे? लैम्बडा। वेव का लेंथ, वेव का लेंथ, जिसमें लेंथ आ गया यूनिट वाला सारा लेंथ आ जाएगा। किस में आएगा? जनरली ऐसा यूनिट में बोलना है तो मीटर। किस में? मीटर में यूनिट होगा इसका यूनिट। वेवलेंथ बता दिए, कैसे कैसे मेजर करते हैं एक फिर से बता देते हैं। देखो, जैसे मान के चलो ऐसा वेव है, सॉरी ऐसा है मान लो, तो ये क्रिस से क्रिस ले लो, ये ट्रफ से ट्रफ ले लो। मतलब ट्रफ और क्रेस्ट मिडल होगा। हाँ, मिडिल लेना है। और या तो फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ से एंड हुआ एक वेव का लेंथ ले लो। ये सब तीनों क्या है? लैम्बडा डिफाइंड है। लैम्बडा एक वेव का जो 2 पॉइंट है हम्म। वो दोनों जहाँ जहाँ रेफरेंस लेवल मिल रहा है वहाँ से निकाल के देखना है कंप्लीट वेवलेंथ कहाँ मिल रहा है, कंप्लीट वेवलेंथ कहाँ मिल रहा है। चलो ये भी बताते हैं कि कैसे ऐसे हुआ। जैसे मान के चलो कि हम ऐसा बात किया, हम ये वाला दिमाग में मान के चलो, ये वाला तुम्हारा दिमाग में भरा है, हम यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, ठीक। तो कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ? क्योंकि वेवलेंथ तो कंप्लीट वेव का चाहिए ना। वेवलेंथ किसका लेंगे? कंप्लीट वेव का। तो क्या यहाँ से पता चल रहा है कंप्लीट वेव है? नहीं पता चल रहा है ना। यहाँ से तो पता चल रहा था, यहाँ से ले रहे थे तो यहाँ तक, यहाँ से भी पता चलेगा। देखो कैसे पता चलेगा, इसको मिला दो ऐसे। एक बात बताओ, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, ये हाफ पार्ट का आधा है, ये पूरा वाला पार्ट का आधा है। ये जब दोनों जोड़ेंगे तो एक मिलेगा, ऐसे मिलेगा आर्यन। और एक नीचे वाला है सेम, इसी में मिल गया पूरा कंप्लीट सर्कल, मिला वेवलेंथ। इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो ट्रफ से ट्रफ भी जब मिलाएंगे ना तो उसमें भी कंप्लीट वेवलेंथ ही मिलेगा। समझ में आया? या फिर यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक कंप्लीट वेवलेंथ तक, ये लैम्बडा कहीं से भी तुमको डिफाइन करना है। लैम्बडा कौन निकाला? ये लैम्बडा तो पढ़ाई नहीं किया हम लोग। अरे यार, लैम्बडा सिंबल है इसका रिप्रेजेंट करने का। जिस तरह से फ्रीक्वेंसी का एफ लिख रहे हैं ना,
और हर्ट्ज का सिंबल एजेड, उसी तरह से वेवलेंथ का लैम्डा। और ये यूनिट मीटर ही रहेगा। यूनिट लेंथ है ना, तो ऐसा यूनिट लेंगे मीटर, लेकिन जरूरी नहीं कि मीटर की भिन्न रहेगा ना क्वेश्चन में। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का डेली लाइफ में हमारा, हाँ ये हमको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट ये है। पहला एग्जांपल तो यही है कि रेडियो हम लोग जो सुनते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पर्टिकुलर चैनल सुनते हैं ना, जैसे नीलेश मिश्रा वाला कितना पर आता है। तो रेडियो जो हम लोग सुनते हैं उसमें देखना, तुमने रेडियो चलाया नहीं होगा, ये मोबाइल में भी चलाता होगा, देखना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पर्टिकुलर गाना वगैरह चलते रहता होगा। कहीं पर कुछ और न्यूज़ चल रहा है, कहीं पर गाना, या कोई बॉलीवुड चल रहा है, कोई हॉलीवुड चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ना सारा, एक तरह से बताओ वहाँ से कौन सा सिग्नल इमिट कर रहा होगा, रेडियो से रेडियो सिग्नल कर रहा होगा स्टेशन से, है? आपको सिग्नल या वेव इमिट कर रहा है ना। सिग्नल का मतलब क्या, वेव, हाँ उसका कुछ वेवलेंथ होगा, क्या होगा वेवलेंथ। होगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ क्या कि रेडियो का जो सिग्नल है या रेडियो का जो वेव है वो कभी टीवी में चल रहा है, मतलब रेडियो से तुम कभी वीडियो देखो हो? नहीं, सिर्फ ऑडियो। क्या आता है, ऑडियो। सिर्फ ऑडियो। मतलब कुछ तो लोचा है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज वेवलेंथ का। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वाला ही चीज़ सिर्फ हम लोग सुन पा रहे हैं, वो सिर्फ ऑडियो में, और वीडियो में दिख नहीं। रहा है बस। हाँ कुछ तो होगा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे वेवलेंथ का? वेवलेंथ का फॉर्मूला हम्म? डिस्टेंस बाय, वेवलेंथ आ रहा है ना? नहीं, हाँ वेवलेंथ आ रहा है ना, तो क्या होगा? तो डिस्टेंस ही होगा। तो मान के चलो, देखो ऐसा कि जैसे अगर हमें स्पीड डिफाइन करना होगा, पहले स्पीड डिफाइन कर लेते हैं। तो ये होगा वेवलेंथ इंटू टाइम, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है स्पीड का। हम लोग स्पीड का यूनिट क्या जानते हो? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। इधर भी आना चाहिए ना, हाँ, यूनिट भी मैच करना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं। वेवलेंथ का क्या होता है यूनिट? मीटर मीटर। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकंड पर सेकंड। पर सेकेंड। क्या होगा? पर सेकंड। पर सेकेंड। क्या आ रहा है यूनिट? मीटर पर सेकंड। मीटर पर, इसका भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये फार्मूला सही है। फार्मूला याद नहीं करना है, यूनिट तो कम से कम याद रहेगा ना। स्पीड का मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है वो तुम यूनिट से कर लो मैच। अगर तुम मीटर में अगर वेवलेंथ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी की है तो मीटर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आएगा ही नहीं, आराम से आ जाएगा। है। फ्रीक्वेंसी बाय अगर वेवलेंथ किया तो 1 बाय मीटर सेकंड आएगा ही नहीं मीटर पर सेकंड। ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो कि मेरा फार्मूला सही है गलत लगा है। ये तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ का क्या आएगा यहाँ से, वेवलेंथ का क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगा, स्पीड ऑफ वेव जो पढ़ रहे हैं हम लोग साउंड का उसका, और नीचे फ्रीक्वेंसी, नीचे फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी ये वेवलेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। स्पीड की यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और इसका फ्रीक्वेंसी का मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड। क्या होगा, पर सेकेंड। ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल होगा तो मीटर आ रहा है ना। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो, फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो स्पीड बाय वेवलेंथ नीचे कर देंगे। हाँ, स्पीड बाय वेवलेंथ। ये 3-4 फार्मूला है। मेन कॉन्सेप्ट है ये वाला कि कंप्लीट वेव का, ये सर्कल वाला, क्योंकि यहाँ से तुमको हम क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा ढंग से, ठीक है। बाकी उसमें फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, स्पीड निकालना होगा, वेवलेंथ निकालना होगा, ये सब चीज़ निकालना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखेंगे कि कौन बड़ा यूनिट है, कौन छोटा यूनिट है वेवलेंथ में, ये भी डिपेंड करेगा ना कौन सा। जैसे हम लोग सारे साउंड का सुन पाते हैं क्या? नहीं सुन पाते हैं ना, कि सुन पाते हैं, सारे साउंड सुन लेते हैं क्या हम लोग? नहीं, हम लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला नहीं सुन पाते। एक खास पर्टिकुलर रेंज है फ्रीक्वेंसी का जिसको हम लोग सुन पाते हैं। 20,000 हर्ट्ज। याद तो है कितना? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। चलो बढ़िया है। तो ऐसा क्यों है, वो क्यों डिफाइन है वो? ऐसा हाँ, टेस्ट किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा।
आप बिना एक्सपेरिमेंट में तो नहीं आ सकता ना, एक्सपेरिमेंट ही किया होगा कोई ना कोई, ऐसे ही थोड़ी लिखा होगा कोई ना कोई। तो देखो किलो हर्ट्ज जो है और जो मेगा हर्ट्ज है वो सब बिगर यूनिट, क्या है वो बिगर यूनिट, मतलब वो सब हायर फ्रिक्वेंसी का है। हायर फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या समझ में आया, वेवलेंथ छोटा कि कम? तो तुम लोग ध्यान दिया नहीं यहाँ पे। एक बात बताओ, फ्रिक्वेंसी अगर किसी वेव का ज़्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा आर्यन, फ्रिक्वेंसी अगर किसी वेव का ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? कम बहुत कम होगा ना। हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली है ना। उसी तरीके से अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका फ्रिक्वेंसी कम होगा। वो तो एक डायग्राम से भी दिख रहा था, ये इससे भी वेवलेंथ ज़्यादा था तो इसका फ्रिक्वेंसी कम आएगा ना, इसका वेवलेंथ कम है तो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक सेकंड में ज़्यादा वेव पास करेगा अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो, और सॉरी वेवलेंथ कम होगा तो। ये चीज़ तो डायग्राम से भी दिख रहा था, थोड़ा सा बढ़िया से बोलो। तो बिगर यूनिट क्या हुआ? किलो हर्ट्ज। क्या हुआ? और मेगा हर्ट्ज। और मेगा वाला टर्म यूज कब करते हैं? जब 10⁶ वाला टर्म आए ना। और किलो का मतलब 10⁻3, 10⁻3। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ कहीं पर इतना हर्ट्ज है, ये कहीं पर स्टार में लिखा हुआ 1000 से ज़्यादा, ये सब बिगर यूनिट है फ्रिक्वेंसी का। स्मॉल यूनिट इतने सिंपल सा हर्ट्ज है। यूज का होता है। हाँ होता है, वही तो चीज़ है, कहाँ पर यूज होता है यही तो खोजना है। सारा जो पढ़ना है सारा यूज होता है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। मोबाइल में तो ज़्यादा 200-300 हर्ट्ज जाता है। वो लिखा रहता है ना, कुछ हेडफोन वगैरह खरीदते हो या चार्जर खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, उसमें लिखा रहता है कितना फ्रिक्वेंसी का है वो, ठीक है ना। उसका कुछ मीनिंग होता है, ऐसा ही नहीं लिखा रहता है। तो पढ़े लिखे रहोगे तब तो कुछ समझोगे, नहीं तो फिर बस महंगा देकर के लोगे, जैसे हमारे पेरेंट्स लेते हैं। महंगा होगा तो ठीक ही होगा नहीं। हाँ, जिसको इसे टर्म नहीं पता उसको कुछ लेना देना है भी नहीं इससे, क्वालिटी कैसे चेक करेगा? यही सबसे तो ये टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सारा कुछ क्लियर हो गया ये।